अच्छा, एक सवाल है। भारत के मौलिक अधिकारों जैसे मुश्किल विषय को याद रखने का सबसे आसान और दिलचस्प तरीका क्या हो सकता है? मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो ये सिर्फ कुछ अनुच्छेद नंबर हैं और भारी भरकम कानूनी भाषा। हाँ, जो अक्सर एग्जाम के बाद लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का विषय भी यही है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जो मेमोरी पैलेस नाम की एक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करता है। मेथड ऑफ लोकाई। हाँ, वही। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे संविधान के दिल को यानी मौलिक अधिकारों को समझने का एक शॉर्टकट है। हम अपने ही घर को एक महल की तरह सोचेंगे और इन अनुच्छेदों को अलग-अलग कमरों में रखी चीजों के रूप में देखेंगे। और ये सिर्फ रटने की ट्रिक नहीं है, यहीं पर इसकी असली खूबी है। ये मुश्किल कानूनी विचारों को एक कहानी या कहें एक तस्वीर का रूप देकर उन्हें बहुत आसान और यादगार बना देता है। आखिर मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक के लिए सबसे कीमती चीज हैं। ये हमारी आजादी, बराबरी और सम्मान की गारंटी देते हैं। सही बात है। और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस महल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सफर की शुरुआत हमारे स्मृति महल के मुख्य दरवाजे से करते हैं। तो जैसे ही हम गेट पर पहुंचते हैं, मुझे सबसे पहले एक गार्ड खड़ा दिखता है, एकदम मुस्तैद। ये किसका प्रतीक है? स्रोत कहता है कि ये गार्ड राज्य का प्रतीक है। मतलब सरकार, संसद, पुलिस, सरकारी कंपनियां, ये सब? हाँ, ये है अनुच्छेद 12। तो ये गार्ड बस ये पहचान कर रहा है कि इस पूरे सिस्टम का प्रभारी कौन है, वो कौन है जिसके खिलाफ हमें ये अधिकार मिले हैं। और ये पहचान करना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, अनुच्छेद 12 ये साफ करता है कि राज्य कौन है, क्योंकि क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों को इसी राज्य की असीमित शक्ति से बचाने के लिए हैं। अच्छा। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सुरक्षा किससे चाहिए, तो अधिकार बेमानी हो जाएंगे, है ना? हाँ, ये गार्ड असल में हमें बता रहा है कि इस महल के नियम किस पर लागू होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गार्ड तो समझ आ गया, लेकिन दरवाजे पर एक और चीज है। हाँ। एक एक हाईटेक स्कैनर लगा हुआ है, जैसे एयरपोर्ट पर होता है। ये है अनुच्छेद 13। कल्पना ये है कि कोई भी खराब कानून, मतलब ऐसा कानून जो हमारे अधिकारों के खिलाफ हो, अगर वो अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये स्कैनर उसे तुरंत पहचान कर नष्ट कर देता है। बीप, खत्म। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये स्कैनर हमारे संविधान की आत्मा है। ये कल्पना न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की नींव को दर्शाती है। जुडिशियल रिव्यू? हाँ। अनुच्छेद 13 ये पक्का करता है कि संसद या कोई भी विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। अगर ऐसा होता है तो अदालतें उस कानून को अमान्य घोषित कर सकती हैं। तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, गेट पर ही एक फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो गेट पर सुरक्षा जांच पूरी हो गई, अब अंदर चलते हैं। हाँ, चलिए लिविंग रूम में। वाह, ये कमरा तो बहुत बड़ा और खुला खुला है। यहाँ का माहौल ही बराबरी का है। हाँ, ये समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 का प्रतीक है। सबसे पहले मेरी नजर जाती है यहाँ रखे सोफे पर। अजीब बात यह है कि इस पर बैठे सभी लोग, चाहे कोई भी हो, एक ही ऊंचाई पर हैं। कोई ऊंचा या नीचा नहीं। ये है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। फिर दीवार पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है सभी मेहमानों का स्वागत है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो। ये अनुच्छेद 15 है। और इन दोनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 14 कानूनी समानता की बात करता है, मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं। लेकिन अनुच्छेद 15 उस समानता को सामाजिक दायरे में लाता है। ये पक्का करता है कि दुकानों, होटलों, कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। अच्छा, तो एक हमें राज्य से बचाता है और दूसरा समाज से। बिल्कुल सही। उसी कमरे में एक कोने में एक हेल्प वांटेड बोर्ड लगा है। इसमें दिखाया गया है कि यहाँ मौजूद सरकारी नौकरियां सभी मेहमानों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यह अनुच्छेद 16 है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। ये कल्पना तो सीधी लगती है, पर असल में ये अनुच्छेद हमारे देश के सबसे ज्यादा बहस वाले विषयों में से एक की जड़ है। आरक्षण? अच्छा, वो कैसे? तो जहां बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा है सबके लिए नौकरी, वहीं एक छोटा सा नोट भी लगा है जिस पर लिखा है समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये बोर्ड हमें पूरी कहानी दिखाता है, समानता का सिद्धांत भी और उस समानता को हकीकत बनाने का तरीका भी। ये तो बहुत अहम बात है। अब मेरी नजर दो बहुत ही शक्तिशाली तस्वीरों पर जा रही है। कमरे में एक कूड़ेदान है
और उसमें अस्पृश्यता शब्द को कुचलकर फेंका गया है। अनटचेबिलिटी। हाँ, यह अनुच्छेद 17 है जो इस सामाजिक कलंक को एक अपराध घोषित करता है। और दरवाजे के पास एक टेबल है जहां सभी मेहमानों ने अपने ताज, अपनी उपाधियां जैसे महाराजा, राय बहादुर सब छोड़ दिए हैं। अंदर वो सब केवल भारत के नागरिक हैं। ये है अनुच्छेद 18 जो ऐसी उपाधियों का अंत करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लिविंग रूम सिर्फ बराबरी का एक खोखला विचार नहीं है, ये समानता के कई आयामों को एक साथ बुनता है। कानूनी समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और फिर सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों का अंत। सही बात है। ये पूरा सेटअप एक ऐसे समतामूलक समाज की नींव रखता है जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। लिविंग रूम में बराबरी का एहसास करने के बाद अब हम एक खुली और हवादार जगह की ओर चलते हैं। बालकनी, स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतीक। हाँ, अनुच्छेद 19 से 22 तक। यहाँ आते ही एक आज़ादी का एहसास होता है। कल्पना कीजिए कि आप बालकनी में खड़े हैं, आपके हाथ में एक मेगाफोन है जिससे आप अपने विचार पूरी दुनिया को बता सकते हैं। ये है भाषण की स्वतंत्रता। और आपके पास घूमने फिरने के लिए, कहीं भी बस जाने के लिए खुली जगह है। ये है आंदोलन की स्वतंत्रता। ये सब अनुच्छेद 19 का हिस्सा है जो हमें 6 तरह की आजादियां देता है। हाँ, और फिर आप बालकनी में एक गहरी ताजी हवा में सांस लेते हैं। ये एहसास है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का, यानी अनुच्छेद 21। पर जीवन का अधिकार सुनने में बहुत सीधा लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ सांस लेना है? बिल्कुल नहीं, और यही इस अनुच्छेद की खूबसूरती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई दशकों में इस एक अनुच्छेद की व्याख्या करके इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अच्छा। इसी एक अनुच्छेद की वजह से हमारे पास निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और यहाँ तक कि विदेश जाने का अधिकार जैसे कई अधिकार है। वाह, ये तो कमाल है। अदालतों ने समय के साथ इस एक सांस में पूरे सम्मानित जीवन का सार भर दिया है। और शायद इसीलिए इसी बालकनी में एक और दिल को छू लेने वाली कल्पना है। एक कोने में एक बच्चे की छोटी सी डेस्क रखी है जहां एक बच्चा पढ़ रहा है। ये है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। और इसका बालकनी पर होना अनुच्छेद 21 के साथ होना, क्या ये महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। इसे 2002 में संविधान में जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार का ही एक स्वाभाविक विस्तार माना जाता है। हमारे स्रोत ने इसे उसी बालकनी पर रखकर ये दर्शाया है कि शिक्षा एक सम्मानित जीवन जीने के लिए कितनी मौलिक और जरूरी है। बिना शिक्षा के जीवन का अधिकार अधूरा है। बालकनी की ताजी हवा के बाद अब हम महल की रसोई में चलते हैं। रसोई वो जगह है जहां पोषण मिलता है, घर चलता है। हाँ। और यहाँ शोषण के विरुद्ध संरक्षण के अधिकारों को रखा गया है, अनुच्छेद 23 और 24। रसोई में घुसते ही मेरी नजर काउंटर पर रखी एक टूटी हुई जंजीर पर पड़ती है। इसका क्या मतलब है? यह अनुच्छेद 23 का प्रतीक है। यह कूटी हुई जंजीर मानव तस्करी और जबरन श्रम, माने फोर्स्ड लेबर पर रोक को दर्शाती है। अच्छा। इसका मतलब साफ है, किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के बिना काम नहीं करवाया जा सकता, उसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यह अधिकार सीधे सीधे मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए बनाया गया है। और रसोई में एक और बात ध्यान देने वाली है, यहाँ कोई भी बच्चा काम नहीं कर रहा है, वो सब बाहर खेलते हुए दिख रहे हैं। ये अनुच्छेद 24 की कल्पना है जो बाल श्रम पर रोक लगाता है, चाइल्ड लेबर। हाँ, ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे, उन्हें शोषण का नहीं बल्कि विकास का मौका मिले। बिल्कुल। महल का अगला पड़ाव है पूजा घर, एक शांत और पवित्र स्थान जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को दर्शाता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। यहाँ एक शेल्फ पर मुझे बाइबल, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब सब एक साथ रखी हुई दिखती हैं। ये अनुच्छेद 25 है। हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये व्यक्तिगत आस्था का सम्मान है। हाँ। अच्छा, उसी कमरे में एक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग चल रही है जो इस जगह के रख रखाव को खुद ही संभाल रही है। ये अनुच्छेद 26 है। ये धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने,
संस्थाएं बनाने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी सामूहिक स्वतंत्रता। बिल्कुल। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत है, 26 सामूहिक। और यहाँ एक दान पेटी भी रखी है, लेकिन उस पर नो टैक्स का एक छोटा सा चिन्ह लगा हुआ है। ये अनुच्छेद 27 का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकता। और अनुच्छेद 28? उससे जुड़ा है अनुच्छेद 28, जिसकी कल्पना हम ऐसे कर सकते हैं कि इस पूजा घर के बाहर एक सरकारी स्कूल है और उसके गेट पर लिखा है, यहाँ कोई धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है। ये चारों अनुच्छेद मिलकर भारत की धर्मनिरपेक्षता का अनूठा मॉडल बनाते हैं। पूजा घर की शांति के बाद अब हम एक ऐसी जगह में प्रवेश करते हैं जो ज्ञान और संस्कृति का केंद्र है, पुस्तकालय। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30। पुस्तकालय में मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ध्यान से अलग-अलग भाषाओं की किताबों का संरक्षण कर रहे हैं। यहाँ तमिल, उर्दू, संथाली, संस्कृत जैसी कई लिपियों और भाषाओं की किताबें सुरक्षित रखी जा रही हैं। ये अनुच्छेद 29 है, जो भारत के नागरिकों के हर वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। ये भारत की विविधता का उत्सव है ना? बिल्कुल। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को ये आश्वासन देता है कि उनकी अनूठी पहचान बहुमत की संस्कृति में खो नहीं जाएगी। उसी पुस्तकालय में एक मेज पर एक छोटे से स्कूल का मॉडल रखा हुआ है। ये क्यों है? ये मॉडल अनुच्छेद 30 का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, तो अल्पसंख्यकों को अलग से संस्थान बनाने का अधिकार क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहरा संरक्षण है। अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से उस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और अपने समुदाय को सशक्त बनाने का अधिकार देता है। अच्छा। तो ये अपनी पहचान को जिंदा रखने और विकसित करने का एक साधन है। बिल्कुल। अब हम इस महल के दौरे के अंत में पहुंच गए हैं और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये कोई कमरा नहीं, बल्कि एक आपातकालीन निकास है। और यहाँ दीवार पर एक चमकता हुआ लाल इमरजेंसी फोन लगा है। ये है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल्पना ये है कि अगर कोई आपके इस महल में, यानी आपके अधिकारों की दुनिया में घुसता है और उन्हें छीनने की कोशिश करता है, चाहे वो लिविंग रूम में आपकी बराबरी हो या बैल्कनी में आपकी आजादी, तो आप बिना देर किए ये फोन उठाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को कॉल कर सकते हैं। और इस इमरजेंसी फोन के बिना बाकी सारे अधिकार जो हमने इतने कमरों में देखे, वो सिर्फ कागज पर लिखे सुंदर वादे बनकर रह जाते। हाँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और क्यों न कहते? यही वो शक्ति है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने योग्य बनाती है। यह नागरिकों को ये असाधारण शक्ति देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये इस पूरे महल का सुरक्षा तंत्र है। हाँ, जिसके बिना यह महल एक झटके में ढह सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज हमने अपने ही घर को एक स्मृति महल बनाकर भारत के मौलिक अधिकारों की एक अनोखी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे इस तकनीक का उपयोग करके कोई भी इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के सार को आसानी से याद रख सकता है। गेट पर राज्य की परिभाषा और कानूनों के फिल्टर से लेकर लिविंग रूम में समानता, बालकनी में स्वतंत्रता और अंत में आपातकालीन निकास के रूप में हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। ये तकनीक वाकई में बहुत कारगर है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले चलिए एक मजेदार सवाल पर इस बात को खत्म करते हैं। बताइए। हमारा स्रोत इस महल को एक स्थिर संरचना के रूप में प्रस्तुत करता है। कमरे तय हैं, सामान अपनी जगह पर है, पर सोचने के लिए एक सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारा समाज और अधिकारों के बारे में हमारी समझ विकसित होती है, क्या इस महल के फर्नीचर या कमरे समय के साथ बदल सकते हैं? क्या उनमें नई चीजें जुड़ सकती हैं? हाँ, जैसे निजता का अधिकार, जो हाल ही में हमारी बालकनी का एक नया मजबूत हिस्सा बन गया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा संविधान एक संग्रहालय में रखी हुई वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। अच्छा।